भूतिया हवेली की कहानी। उस हवेली को प्रेत आत्माओं ने, रूहानी ताकतों ने पूरी तरीके से अपने कब्जे में ले लिया था। पर 200 सालों पहले ऐसा कुछ नहीं था। जब यहाँ पर राजा रानी शासक करते थे, एक अच्छी तरीके से पूरे राज्य को चलाया करते थे, तब ऐसा कुछ नहीं था। पर जैसे जैसे समय बदलता गया, जो राजा महाराजाओं के वारिस थे, जो उनकी संतानें थी, हर कोई विदेश रहने के लिए चला गया, हर कोई इधर उधर रहने के लिए चला गया। और राजा रानी के नहीं रहने के बाद में धीरे धीरे इस हवेली को बंद कर दिया गया और यहाँ प्रेत आत्माओं और रूहानी ताकतों ने पूरी तरीके से हवेली पर कब्जा कर लिया। सालों बीतते गए, अब हवेली पूरी तरीके से जर्जर होने को थी। अब कुछ समय के बाद में कई ऐसे नोटिस आते हैं सरकार की तरफ से कि अगर कोई इस हवेली का वारिस है, कोई इसका अभी कोई मालिक है, तो इस हवेली को वो मेंटेन करा ले। कुछ समय के बाद में एक लड़की निकल कर आती है जो कि राजा की नातिन लगती है, यानी कि राजा की अगर कोई लड़की होगी तो उसकी वो बेटी होती है। तो वो विदेश से अपने 8 साल के बच्चे के साथ, उसका नाम उर्मिला होता है, उस लड़की का नाम उर्मिला होता है, वो अपने 8 साल के बच्चे के साथ यहाँ हवेली में रहने आ जाती है। वारिस तो कई थे, पर उसमें से उर्मिला ही हवेली को मेंटेन करने के लिए और वहाँ पर आगे की ज़िंदगी को बिताने का फैसला करती है, क्योंकि उर्मिला का जो पति होता है वो एक कार एक्सीडेंट में मर चुका होता है और वो विधवा हो चुकी होती है। अब उर्मिला और उसका जो बच्चा होता है वो हवेली आ जाते हैं और जैसे ही मान लीजिए अगर आज वो आए और आज उनका पहला दिन होता है, तो कई मजदूर उर्मिला बुला लेती है कि पूरे हवेली को साफ़ करना है, पूरा चप्पा चप्पा इसका साफ़ करके चमका देना है, फिर इसके बाद मेंटेनेंस का काम शुरू कराएंगे। अच्छा, कई मजदूर आ जाते हैं, हवेली को देख जाते हैं और अपना काम समझ कर चले जाते हैं और कहते हैं कि मैम अब हम कल से आना शुरू करेंगे हवेली का काम करने के लिए। पर आज हवेली में उर्मिला और उसके 8 साल के बच्चे की पहली रात होती है। एक कमरा देखकर उर्मिला साफ करवा के वहीं अपना सामान रखकर सोने लगती है। रात काफ़ी हो जाती है और अचानक से एक आवाज़ होती है। जब वो देखती है तो दंग रह जाती है देखते, और बहुत ज़्यादा ही वो डर जाती है। खिड़की पर एक पक्षी, एक चिड़िया फंसी हुई होती है जो कि टकराकर जैसे आ गई हो, और उस खिड़की में वो फंस जाती है और लगातार उसके शरीर से खून टपक रहा होता है और पक्षी बहुत ज़्यादा तड़फड़ा रहा होता है। और ये देखकर उर्मिला बहुत ज़्यादा डर जाती है और इतना खतरनाक ये दृश्य होता है कि वो अपने बेटे को उठाना तक नहीं चाहती। इतने में ही उर्मिला काफ़ी हिम्मत जुटाती है और पक्षी को अपने हाथ से खिड़की से निकालती है और वहीं खिड़की से नीचे को फेंक देती है। और पूरी रात इस दृश्य को देखने के बाद उर्मिला सोती नहीं और ये सोचती है कि ज़रूर यहाँ गांव में किसी की ये शरारत रही होगी। आज तो हमारा पहला दिन है यहाँ, इसीलिए शायद हो सकता है किसी ने ये शरारत की हो कि पक्षी का ऐसे टकराना खिड़की से बिल्कुल भी सामान्य बात नहीं है। अब धीरे धीरे सुबह हो जाती है और मज़दूर काम के लिए आने लगते हैं। तब वो मज़दूरों से जाकर पूछती है कि मैं पूरी रात नहीं सोई हूँ, क्या आप लोगों ने कोई ऐसी शरारत की कि पक्षी को वहाँ पर फेंका या ऐसा कुछ भी। तो जो भी मज़दूर इस बात को सुनते हैं वो यही कहते हैं कि मेम साहब, हम आने से पहले तो उधर ही खिड़की की तरफ तो सफाई कर कर चले आ रहे हैं, वहाँ तो कोई पक्षी नहीं हमको दिखा, ना ही कोई खून दिखा। अब ये सुनकर वो बहुत ही ज़्यादा डर जाती है और जाकर फट से वहाँ पर देखती है, वहाँ पर ना कोई पक्षी ना कोई खून, यहाँ तक कि कोई भी पक्षी का एक पंख तक नहीं होता है। वहाँ पर ऐसा कुछ भी नहीं होता है जैसा कि रात में उर्मिला ने देखा कि पक्षी को फंसा हुआ था, उसको उठाकर नीचे फेंका, ऐसा वहाँ पर कुछ भी नहीं था। इतना कह के ही उर्मिला कमरे में चली जाती है अपने बेटे को कुछ खाना पीना देने के लिए कि अचानक से बहुत ज़ोर से आवाज़ होती है जैसे मानो कोई नीचे गिरा हो। और जाकर देखती है तो देखती है कि उन्हीं में से एक मज़दूर ऊपर वाली फ्लोर से नीचे गिरा होता है। सारे लोग इकट्ठा हो जाते हैं। मज़दूर कोई कहता है कि इसने आत्महत्या कर ली, कोई मज़दूर कहता है कि बेचारे का पैर फिसल गया होगा। उर्मिला उसी भीड़ में खड़ी ही होती है कि जो जहाँ पर मज़दूर वहाँ पर गिरा होता है, जो मर चुका होता है। तभी उर्मिला के कानों में एक आहट सी होती है, एक आवाज़ सी आती है। उस आवाज़ में ये होता है कि अपने बेटे को अगर बचा सकती हो तो बचा लो। अब इतना सुनते ही कमरे से जहाँ पर उर्मिला का बेटा बैठा हुआ होता है वहाँ से ज़ोर ज़ोर से आवाज़ आने लगती है। जो जाकर देखती है
तो उसका बच्चा कूदने की कोशिश कर रहा होता है। वो खिड़की से नीचे को कूदने की कोशिश कर रहा था। उर्मिला फट से अपने बच्चे को पकड़ती है, बहुत कसके से पकड़ती है। तब भी बच्चा उसकी लगातार उसका यही जिद कर रहा था कि मैं नीचे कूद जाऊंगा, मैं नीचे कूदना चाहता हूँ, पर वो उसको बहुत तेज़ी से खींच कर अपनी तरफ अपने गोद में बिठा लेती है। अब इतना सुनते ही उर्मिला को बहुत सारी चीज़ें खटकने लगती है कि जब से वो इस हवेली में आई कुछ भी अच्छा नहीं, कुछ भी सामान्य नहीं। वो फट से अपने बच्चे का हाथ पकड़ती है और बाहर आंगन में लेकर जाती है। सारे मजदूरों से पूछती है कि आप लोग सही सही बताओ कि इस हवेली में आखिर ऐसा क्या है कि ये बच्चा ये बिल्कुल स्वस्थ है, कोई इसको मानसिक बीमारी नहीं है, पर ये ऐसा कभी नहीं किया, ये कैसे कर सकता है कि वो नीचे कूदने की जिद कर रहा है। तभी सारे मजदूरों में से एक बुजुर्ग मजदूर होता है, वो लड़खड़ाती आवाज़ में कहता है कि बेटा अगर ये सब तुमको जानना है तो सरपंच के घर में एक किताब रखी है जिसमें हवेली के रहस्य लिखे हैं, तुम उसको जाकर क्यों नहीं पढ़ती हो। अब इतना सुनते ही वो जाने लगती है। तभी उस बूढ़े बुजुर्ग आदमी ने कहा कि सरपंच की तो मौत हो चुकी है, पर उनके लड़के रहते हैं, उन लड़कों से आप पूछना, वो आपको किताब दे देंगे। इतने में उर्मिला अपने बेटे का हाथ पकड़ती है और उस किताब को लेने के लिए सरपंच के घर जाती है। जब वो किताब को पढ़ती है तब उसको पता चलता है कि जब उसके जो नाना नानी होते हैं, जो राजा रानी की बात मैंने कही कि जब वो अपने शासन काल में ही होते हैं, तो एक दिन क्या होता है कि रानी की कीमती जो हार होता है, जो ज्वेलरी होती है, वो कहीं गुम हो जाती है। और राजा को ऐसा शक होता है कि जो उसके महल में एक नौकर एक नौकरानी जो काम करते थे, जिनके आपस में बहुत ज़्यादा प्यार था, नौकर और नौकरानी आपस में बहुत ज़्यादा ही एक दूसरे से प्यार करते थे, तो राजा को शक होता है कि ज़रूर इस नौकरानी ने मेरी रानी के सारी जो ज्वेलरी है कीमती, वो सब कुछ चुरा लिए हैं। और शक के आधार पर ही राजा बहुत ही ज़्यादा स्ट्रिक्ट तरीके से उसको सज़ा देते हैं। सज़ा क्या है कि उसको जिंदा ही दफना दिया जाता है। और ये दुख और ये जो एक तरीके का दुख बहुत ज़्यादा हो जाता है नौकर को, जिससे वो बहुत ज़्यादा प्यार करता था, वो बिल्कुल सहन नहीं कर पाता है और कुछ दिनों में वो भी मर जाता है। और ऐसे ही समय बीतता है कि राजा एक दिन कहीं घूमने जाता है, घूमकर आता है और पता नहीं राजा के दिमाग में क्या आता है कि वो खुद की ही तलवार को निकाल कर अपने गले में कर लेता है और मर जाता है। और धीरे धीरे सब कुछ हवेली में असामान्य होने लगता है। धीरे धीरे हर एक इंसान मारा जाता है और हवेली को उसके बाद बंद कर दिया जाता है। अब इतना जब उर्मिला सुनती है ना, तो वो फैसला लेती है कि वो आज और अभी एयरपोर्ट के लिए निकल जाएगी अपने 8 साल के बच्चे की। उसको इतनी ज़्यादा चिंता होने लगती है, जैसे मानो कि हवेली की जो रूहानी ताकतें, आत्माओं का जो साया है, प्रेत आत्माओं का, वो कहीं ना कहीं राजा के वंशज का ही इंतज़ार कर रहा था। अब इतना सब कुछ पढ़ने के बाद जब देखती है कि रात होने को है, तो वो उसी समय फैसला लेती है कि अभी वो तुरंत कार से एयरपोर्ट के लिए निकल जाएगी और अपने घर चली जाएगी। वो यहाँ कभी नहीं आएगी, वो विदेश में ही रहेगी। अब इतना सब कुछ हो जाता है तो वो तुरंत एयरपोर्ट के लिए निकल जाती है। अब रास्ते में उर्मिला और अपने बच्चे के साथ वो जा ही रहे होते हैं कार से कि अचानक कार पलट जाती है। कार पलटने के बाद में जैसे तैसे उर्मिला और उसका जो बेटा होता है वो बच जाते हैं और आगे की तरफ चलने लगते हैं। आगे की तरफ एक कार जा रही होती है जिससे वो लिफ्ट लेती है। जब लिफ्ट में देखती है कि एक पुलिस वाला अधिकारी, एक ऑफिसर बैठा है, तो उसकी जान में जान आती है और वो सोचती है कि हम अच्छे से एयरपोर्ट तक पहुंच जाएंगे। तभी गाड़ी थोड़ी आगे बढ़ी थी कि अचानक सामने से एक बुजुर्ग आदमी आता है और वो अचानक से गिरकर वहीं बेहोश हो जाता है। पुलिस वाला है, उसका काम ही होता है लोगों का मदद करना। बूढ़े बुजुर्ग आदमी को गोद उठाता और पीछे वाली सीट पर उसको बैठा देता है। थोड़ी गाड़ी फिर आगे बढ़ी थी कि जो बुजुर्ग आदमी होता है वो पुलिस अधिकारी के गले पर चाकू रख देता है। अब इतनी देर में क्या होता है कि जैसे तैसे पुलिस वाला गाड़ी रोकता है और उसको गन से शूट करने लगता है, पर गन उसके शूट करने के बाद में भी बुजुर्ग आदमी के कोई भी फ़र्क नहीं पड़ता। और इतनी में ही उर्मिला और पुलिस वाला समझ जाता है कि ये कोई इंसान नहीं बल्कि भूत है। और जैसे तैसे वो लोग आगे बढ़ते हैं, ऐसे तैसे पुलिस वाला उर्मिला और उसके 8 साल के बच्चे को जैसे तैसे एयरपोर्ट तक पहुंचाता है, बहुत ही बहादुरी से सामना करते हुए। और वो एयरपोर्ट के जब अंदर चली जाती है तब वो सांस लेती है कि बाल बाल बच गए। और कहीं ना कहीं पुलिस वाले की मदद से ही उर्मिला एयरपोर्ट तक पहुँच पाती है। दोस्तों, इसी के साथ भूतिया हवेली का
और जो रूहानी ताकतों का है वो किस्सा यहाँ पर ख़त्म होता है। पर ये तो उर्मिला विदेश चली गई, पर जो हवेली है उसमें आज भी प्रेत आत्माओं रूहानी ताकतों ने कब्जा कर रखा। हवेली आज भी ज्यों की त्यों ही बंद है। दोस्तों, आप इस कहानी को सुनने के बाद में क्या राय करते हैं, आप मुझे कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। साथ ही चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा।